स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, इस 79वें एपिसोड में हम कुछ विज्ञान के ध्वनि संबंधी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आइए इस एपिसोड की शुरुआत एक नए शब्दवाक्य से करते हैं। विश्वास एक छोटा शब्द है। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो ज़िंदगी लगती है, पर साबित करने में तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है। सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 14 ध्वनि के भाग 1 पर हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ध्वनि में हम कुछ तथ्य जैसे ध्वनि की उत्पत्ति, कंपन एवं तरंगें, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, मनुष्यों द्वारा सुनना, शोर आदि के बारे में हम बात करेंगे। हम सभी सजीवों तथा निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाज़ से परिचित हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, कुत्ते का भौंकना, सड़क पर दौड़ते वाहनों के हॉर्न बजना, घड़ी का टिक टिक करना, कुत्ते का भौंकना और ताली बजाना। और भी कई ऐसे आवाज़ हैं जैसे रेडियो एवं टेलीविज़न से प्रसारित मिश्रित कार्यक्रम। ये सभी जो हैं वह ध्वनि है। बरसात के मौसम में जैसे बादलों का गड़गड़ाना, गरजना, घड़ी की टिक टिक करना आदि सभी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि का अर्थ आवाज़। आवाज़ कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें टीवी की आवाज़, रेडियो की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, जानवर की आवाज़ या किसी भी प्रकार की आवाज़ हम हमेशा सुनते रहते हैं। ये सभी ध्वनि से ही संबंधित हैं। यदि हम कहें तो इनको वैज्ञानिक भाषा में ही इन आवाज़ों को ध्वनि कहा जाता है, चाहे वह बिजली की गड़गड़ाहट हो या कोई अन्य हो। ये सभी ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं। हम स्कूलों में घंटी बजाते हुए चपरासी को देखते हैं, वह भी एक प्रकार की ध्वनि है। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि की अपनी कुछ विशेषता होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ध्वनि स्रोत जो कि वस्तु होती है उसकी पहचान की जाती है। इस अध्याय में हम ध्वनि के बारे में मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्वनि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा हम डिब्बा लेंगे, उसके बाद एक रबर बैंड लेंगे। रबर बैंड का एक सिरा किसी वस्तु से हुक से बांध देंगे। दूसरे सिरे को थोड़ा सा खींचकर हम अंगुली से पकड़ते हैं या फिर डब्बे में लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके मध्य भाग को पकड़कर हम एक ओर ले जाकर छोड़ देते हैं या दोनों तरफ हम स्केच पेन लगा देते हैं। उसके बाद जब हम उस चूँकि रबड़ की जो ये होती है वह टाइट हो जाती है और जब हम उसको छूते हैं तो क्या देखते हैं कि पेन लगने के बाद जब हम उसको टच करते हैं तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपको इस तरह की आवाज़ कभी सुनाई देती है? आप भी प्रयोग करके अवश्य देखिएगा। क्या रबर बैंड कंपन करता है? ज़रूर कंपन करता है, क्योंकि कंपन करने से ही उसमें से ध्वनि की आवाज़ आती है। आपने देखा होगा कि रबर बैंड को खींचकर छोड़ देने पर यह कंपन अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करने लगती है और हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। जैसा कि हमने बताया, जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि वस्तुओं में ध्वनि जो होती है वह कंपन करने के कारण होती है। कुछ स्थितियों में हम अन्य क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि पेन को इधर उधर करने से
ध्वनि की जो आवाज़ होती है वह कभी बढ़ती है और कभी घटती है, अर्थात बदलती रहती है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश स्थितियों में हम कभी कभी कंपनों को देख नहीं पाते, या हम यह कह सकते हैं कि दूरी बढ़ने से जो ध्वनि की आवाज़ होती है वह बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में हम अधिकांश स्थितियों में हम देखते हैं कि उन कंपनों को हम नहीं देख पाते बल्कि उसका अनुभव करते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी बजने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव हम छू कर सकते हैं, किंतु वह दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार हम अन्य वस्तुओं की ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं, चाहे वह स्कूल की घंटी की हो या कोई अन्य प्रकार की ध्वनि। यदि हम अन्य ध्वनि के बारे में बात करें तो विभिन्न वाद्य यंत्र के बारे में हम जानते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र हों। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं में जो ध्वनि होती है वह कंपन के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात यदि वस्तु में कंपन नहीं होगी तो ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार हमेशा हमको यह तथ्य जानना चाहिए। अब हम यह बताएंगे कि विभिन्न वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने के क्या क्या उपाय होते हैं। हम कई प्रकार के ध्वनि यंत्रों से परिचित हैं या वाद्य यंत्रों से परिचित हैं, जैसा कि हमने घंटी के बारे में बताया, फिर ढोलक, तबला, मृदंग, डमरू, हारमोनियम, करतार, झांझ, ये सभी वाद्य यंत्र हैं। इनसे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ढोलक, तबला चाहे मृदंग, ये सभी जो वाद्य यंत्र होते हैं, इनमें लगे जो चमड़े होते हैं उनके डायाफ्राम पर आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। सितार हो, गिटार हो या वायलिन हो आदि तार लगे वाद्य यंत्रों से ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इन यंत्रों में लगे तार को हल्के से खींचकर छोड़ने अथवा उन पर किसी धातु के तार या टुकड़े को रगड़ने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। वह चाहे मृदंग हो या कोई भी हो, इस पर हम आघात करके ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बांसुरी, बीन, शहनाई भी एक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ये भी इसमें से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें से कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है? क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तब इनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, अन्यथा ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार विभिन्न वाद्य यंत्रों से, वस्तुओं से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कई प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं से जो ध्वनि उत्पन्न होती है लगभग 4 विधियों से ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक के बारे में बात करें तो ढोलक पर आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है, और भी सारंगी से, तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। एकतारा में और जंतर में, रावण हत्था में, तंदूरा में चाहे रबाब में, सुरिंदा में चाहे सारंगी में, ये सभी में तार लगे होते हैं। इनके तार के छूने से, रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार आघात करने से, जैसे ढोलक, मृदंग, तबला से आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधि हैं, जिसमें से पहली विधि जो है वो आघात से है। जैसा कि हमने ढोलक, मृदंग, तबला, इस सब से ये ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि तारों से खींचकर छोड़ने से इसमें सितार, गिटार, वायलिन आदि शामिल है। रगड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, और फूंक मारने जैसे बांसुरी, शहनाई से भी, बांसुरी और शहनाई में फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मित्रों, आज के इस पहले भाग में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।